Good evening, everyone. Welcome to all of you in a new chapter. This is chapter of class 6 NCERT हिंदी और ये चैप्टर है क्लास 10th। चैप्टर का नेम है परीक्षा। एक कहानी है जो प्रेमचंद द्वारा लिखित है और बहुत अच्छी कहानी है, प्रेरणादायक। चलिए पढ़ते हैं। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हो गए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की, विनय मतलब प्रार्थना की कि हे दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की है, मतलब 40 साल वो राजा के पास उन्हें नौकरी की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई, मतलब उनकी उम्र हो गई है। राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही, कभी भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे पे दाग लग गई, सारी ज़िंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाएगी। अब जो सुजान सिंह हैं वो बूढ़े हो गए हैं, 40 साल तक उन्होंने राजा की कि वहाँ नौकरी करी है और बहुत अच्छे से नौकरी करी है। अब वो बूढ़े हो गए तो वो कह रहे हैं कहीं गलती से कुछ गलत ना हो जाए बुढ़ापे में, इसलिए अब आप मेरे को रिटायर करें, ऐसा राजा से वो कह रहे हैं। ठीक है। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे और राजा भी उनका बड़ा आदर करते थे क्योंकि वो बहुत अनुभवशील थे और नीति कुशल थे। बहुत समझाया लेकिन जब दीवान साहब न माना तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। राजा ने उनको बहुत समझाया कि अभी और आप काम कर सकते हो, कुछ समय और काम करिए हमारे साथ, लेकिन वो माने नहीं। तो जब वो माने ही नहीं उनके दीवान सुजान सिंह, तो राजा ने कहा ठीक है, अब आपको रिटायर किया जाएगा, पर शर्त लगा दी। पर उन्होंने एक शर्त रख दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। ये देखिए, ये राजा जी हैं, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, ये है शायद सुजान सिंह, ये अपने राजा से डिस्कस कर रहे हैं। ओके, और कुछ राज दरबारी भी हैं। आगे आइए। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में विज्ञापन निकाला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट, जैसे न्यूज़पेपर में आता है ना। तो जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझें वो वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। यह जरूरी नहीं कि वो ग्रेजुएट हों, मगर हष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। आफ्टर 12th के बाद कोई और डिग्री का होना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए उनको। मंदाकिनी के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत है। मंदाकिनी मतलब जो लोग कमज़ोर हैं, जिनको खाना पीना नहीं पचता है या कोई और बीमारी है, तो वो ना आए, मतलब यहाँ तक आने का कष्ट ना करें। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी, मतलब 1 महीने तक पूरा उनका ऑब्जर्वेशन होगा। विद्या कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा, मतलब उनकी नॉलेज थोड़ा कम भी होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको अपने रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए उनको। ठीक है। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे, और जो महाशय इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वो ही इस पद पर सुशोभित होंगे। किस पद पर? दीवान के पद पर। अब देखिए, देवगढ़ के दीवान, देवगढ़ किसी राज्य का नाम है, मतलब राजा के राज्य का नाम है, तो वहाँ पर उस पद पर। ठीक है। अब पार्ट 2 देखिए इसका। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया, मतलब सारी तरफ खबर फैल गई कि देवगढ़ में एक नए दीवान का चयन होना है। ऐसा ऊंचा पद और किसी की कैद नहीं। वो कह रहे हैं कि इतना अच्छी नौकरी है ना, तो सब लोग इसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा उत्साहित हो। केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। सब लोग मतलब बहुत, सैकड़ों मतलब 100 से भी ज़्यादा। एक सैकड़ा मतलब 100 नंबर होता है। ठीक है, तो कई 100 लोग आ गए अपना अपना भाग्य पर रखने के लिए। देवगढ़ में नए नए रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता, कोई मद्रास से, कोई नई फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी का मिटा हुआ। रंगीन एमामे चोगे और नाना प्रकार के अंग रखे मतलब कुर्ते को अंगरखा कहते हैं, कंटो जो पहनते हैं, टोपी, देवगढ़ में अपनी सस धस दिखाने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनत की कैद न होने पर भी सनत से पर्दा तो ढका रहता। ठीक है, और उसमें कुछ ग्रेजुएट भी थे, हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं थी उनके डिग्री की, लेकिन उसमें से कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे बहुत ज़्यादा। ठीक है। सरदार सुजान सिंह ने इन महाअनुभवों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध किया था।
हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप से दिखाने की कोशिश करता। मिस्टर और 9 बजे दिन तक सोया करते थे। आजकल वो बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन दर्शन कर उषा मतलब प्रातःकाल उगते हुए सूरज का दर्शन करते हैं। और मतलब किसी का नेम ऐसे एग्जाम्पल की तरह बताए। मिस्टर दो सौ जौ से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते। मिस्टर लॉ की किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल वो बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते हैं थे। जिससे बात कीजिए वो नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। मतलब अब जो सुजान सिंह थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सोच विचार करने लगे, क्योंकि सभी लोग अच्छे थे। 1 महीने की बात थी। जो लोग अपने घर में नौकरों के साथ या अपने से नीचे लोगों के साथ अच्छे से बात नहीं करते थे, वो भी हाँ आप और जनाब करके बातें कर रहे हैं उनसे, है ना। जिनको कभी पढ़ना पसंद नहीं था वो भी पढ़ रहे बड़े बड़े ग्रंथ। तो अब ऐसे तो निर्णय नहीं होना था, तो उन्होंने फिर कुछ और नई नई टेक्निकें इजाद की होंगी। ठीक है, अब आइए आगे ये देखिए, ये सुजा देवगढ़ में बहुत सारे लोग आए जा रहे हैं। ये देखिए अपना अपना सामान लेके, अलग अलग वेशभूषा है, मतलब वेशभूषा मतलब पहनावा। ठीक है, ये देखिए सबका अलग अलग वेशभूषा है। ठीक है, लेकिन मनुष्य का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगलों में हंस कहाँ छिपा है। लेकिन वो फिर भी सबको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था। वो मतलब परखने की कोशिश कर रहा था कि इन सब में कौन सच्चा इंसान है। ठीक है, अब पार्ट थर्ड है इसका कहानी का। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया होगा। जाहिर सी बात है, जिसको खेलना आता होगा उसी ने कहा होगा कि हॉकी खेला जाए। यह भी तो आखिर एक विद्या है। हाँ, इसे क्यों छिपाए रखे, संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम आ जाए। चलिए, तय हो गया, फील्ड बन गई, खेल खेल शुरू हो गया। गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। ठीक है, अब ये देखिए हॉकी का खेल स्टार्ट हो गया। ये देखिए सब लोग हॉकी खेल रहे हैं ना। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता कि कोई लहर बढ़ती चली आती है। लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते मानो लोहे की दीवार है। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंखों हाँफते हाँफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। अंधेरा हो गया। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे, मतलब थोड़ा सुस्ता रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था। बैल कमजोर, गाड़ी ऊपर को न बढ़ चढ़ती, और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता, बार बार झुझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई सहायक नजर न आता। गाड़ी को लेकर छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था, बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडा लिए घूमते घामते इधर से निकले। ठीक है, किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, मतलब उनको देखेगा अनदेखा कर दिया। जिसमें सहानुभूति न थी, उनमें स्वार्थ था, मत था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी तो न था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी, साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैर में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता। अकस्मात मतलब अचानक उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गई। उसने किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूंगा। किसान ने देख एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है, झुककर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहिए को धकेलता हूँ।
अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज़्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर किया। उधर किसान ने बैलू को ललकारा। बैलू को सहारा मिला, हिम्मत बच गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबाल लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, आप मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं? आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल के संदेह को भाप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठे ही मोती मिलता है। उनने कहा कि मतलब जब तक आप खुद मुसीबत में ना हो तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन आपको उबारने वाला है, कौन सच्चा इंसान है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ये देखिए नाले का दृश्य भी दिखाया गया है। ये बैल हैं, ये उनके अन है, और ये वो युवक है जिन्होंने उनकी मदद करी। अब पांचवा पार्ट आई है कहानी का। निदान महीना पूरा हुआ, मतलब बड़ी निदान मतलब ये जो महीना था ये पूरा हुआ। चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। मतलब सब लोग, जितने भी उम्मीदवार थे, जितने भी कैंडिडेट थे, सब लोग अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। दिन काटना पहाड़ हो गया, मतलब पूरा दिन उनको स्पेंड करना बहुत मुश्किल हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। ठीक है। संध्या, संध्या मतलब शाम के समय। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य, धनाढ्य मतलब जो अमीर लोग हैं, लोग, राज्य के कर्मचारी, दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह, सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवान के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो, साथ साथ आत्मबल, मतलब कुछ करने की दृढ़ इच्छा शक्ति, हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम ही हैं, और जो हैं वो कीर्ति के और मान के शिखर में बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं है। मैं रियासत के पंडित जानकीनाथ शाह को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ। मतलब जो नए दीवान थे उनका नाम क्या था? जानकीनाथ शाह। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। मतलब वो जितने भी जो दरबार के लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए कि उनको नया दीवान मिल गया जानकीनाथ के रूप में, इतना सच्चा इंसान। लेकिन जो उसके और भी जो उनके प्रतिद्वंदी थे, जो उनके साथ दीवानी के पद की होड़ में थे, वो थोड़ा सा उनसे चिढ़ गए कि इनको कैसे दीवानी मिल गई। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकाल कर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल, उदारता का वास है। ऐसे ऐसे आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा। उसका संकल्प दृढ़ है। जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी न हटेगा। ठीक है, इसीलिए उन्होंने, सुजान सिंह ने नए दीवान के रूप में जानकीनाथ शाह को चयनित किया था। ठीक है, और ये कहानी लिखी है प्रेमचंद ने। प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य में बहुत कहानियाँ लिखी हैं। साहित्य के सबसे बेहतर जो कहानीकार हैं वो प्रेमचंद ही हैं। अब थोड़ा सा प्रेमचंद के बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है। हिंदी के महान लेखक, कथा सम्राट के नाम से प्रसिद्ध प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। उन्हें समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कई कहानियां और उपन्यास लिखे। उनकी अनेक कहानियां ईदगाह, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा आदि बड़ों और बच्चों के बीच बहुत पढ़ी और सराही जाती हैं। और जो मुंशी प्रेमचंद हैं, क्योंकि ये मुंशी का काम करते थे तो इनको मुंशी प्रेमचंद भी कहा गया है। और हिंदी साहित्य में इनको कथा सम्राट कहा जाता है। कथा मतलब कहानी, सम्राट मतलब राजा। ठीक है, और इनका जन्म हुआ 1880 में और 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, तो ठीक है, ये चैप्टर तो यहीं पर होता है कंप्लीट।
क्योंकि अभी अगर इसके आगे का क्वेश्चन आंसर भी करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। ये चैप्टर होता है यहीं पर कंप्लीट।